हेलो दोस्तों, मैं हूँ नीतेश राठौर। आज से हम भारतीय दंड संहिता 1860 करेंगे। ये आईपीसी, आज से हम आईपीसी करेंगे। आपको पता है आईपीसी क्या है? तो आईपीसी वो एक्ट है जिसके जरिए हम ये जान सकते हैं कि कौन सा हम कार्य कर रहे हैं वो अपराध है या नहीं। जो अपराध इसमें बताए गए हैं वो अपराध हैं, और जो सजा दी गई है वो इसी एक्ट में बताई गई है कि ये अपराध करेंगे तो उसकी सजा ये होगी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्ट है। आज हम इसे पढ़ते हैं। आज से हम इसे पढ़ते हैं। तो ये 1860 में बना था, और 1860 में जब बना था, ये 45वें नंबर का एक्ट था 1860 का। ये 45वें नंबर का एक्ट बन के तैयार हुआ था। और ये बन कब गया था? तो ये 6 अक्टूबर 1860 को बन गया था। ये 1860 में बन गया था 6 अक्टूबर को। और ये लागू कब हुआ था? तो 1862 में, 2 साल बाद ये लागू हुआ था। इसमें 23 चैप्टर हैं और इसमें 511 सेक्शन है। और हम एक एक करके ये सारे चैप्टर पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट है, वो सारे सेक्शन करेंगे। और ये प्रथम वित्त आयोग द्वारा बनाया गया था। तो इसका हम पहला चैप्टर देखते हैं। पहला चैप्टर कहता है प्रस्तावना। पहले चैप्टर में बताया गया है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। तो इसका हम पहले देखते हैं कि इसकी उद्देश्य क्या है। तो ये कह रहा, भारत के किसी एक साधारण दंड संहिता उपबंध करना समीचीन, अतः ये निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया गया है। ये एक्ट बताता है, ये एक्ट के अंदर सारे वो अपराध दे रखे हैं जो कृत्य अगर हम करते हैं वो अपराध के अंतर्गत आते हैं, और उनकी सजा क्या है, तो वो सजा है या जुर्माना है, वो सारा इसी एक्ट के अंतर्गत बताया गया है। तो हम पहला सेक्शन कहते हैं। पहला सेक्शन कहता है संहिता का नाम और उसका प्रवर्तन का विस्तार। तो ये कहता है इस संहिता का नाम क्या है और इसका प्रवर्तन और विस्तार के बारे में बताता है। तो ये कहता है यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? भारतीय दंड संहिता कहलाएगा, इंडियन पेनल कोड कहलाएगा। दूसरा फैक्ट इसका ये कहता है, अब ये पूछ रहा है कहाँ तक ये लागू है, तो ये अब होल इंडिया पे लागू है, क्योंकि 31 अक्टूबर 1860 से ये जम्मू कश्मीर पे भी लागू है। अब आगे देखते हैं। अब इसका सेकंड सेक्शन देखते हैं। सेकंड सेक्शन कहता है भारत के भीतर किए गए अपराधों के लिए दंड। तो ये सेक्शन बताता है कि भारत के अंदर जितने भी अपराध किए जाएंगे तो उसका दंड इसके अनुसार दिया जाएगा। तो कहता है हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोप के के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी है इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। तो ये कह रहा है अगर कोई अपराध किसी व्यक्ति ने किया है भारत के अंदर तो इसी संहिता जो ये एक्ट है इसके अंतर्गत ही दंडनीय होगा। अगर इसमें बताया गया है कि ये कृत्य दंडनीय है, अपराध है, तो इसी के अंतर्गत दंड दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब आ जाते हैं इसके थर्ड पे। अब इसका सेक्शन थर्ड कहता है भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों के लिए दंड। तो ये कह रहा है कि भारत से तो बाहर किया है कोई अपराध किसी ने, पर भारत में क्या है वो अपराध है। अगर कोई भारत का नागरिक है, उसने भारत के बाहर कोई अपराध कर दिया है ऐसा जो भारत में अपराध है, तो उसके लिए भी दंड दिया गया है। तो ये बताता है सेक्शन थर्ड। तो ये कहता है भारत से परे किए गए अपराधों के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया है। अगर किसी व्यक्ति ने भारत से बाहर कोई अपराध किया है तो वो क्या है, वो भारत में अपराध है, तो फिर हम उसे ऐसे मानेंगे जैसे उसने वो अपराध भारत के अंदर ही किया है, ऐसे ही उसे दंड देंगे कि जैसे उसने भारत के भीतर वो कार्य किया हो। अब आ जाते हैं सेक्शन 4 पर। तो सेक्शन 4 कहता है राज्य क्षेत्रातीत अपराधों का संहिता का विस्तार। तो ये कह रहा है जो राज्य क्षेत्रातीत क्षेत्र हैं तो उनमें अपराधों पर संहिता का विस्तार। तो ये कह रहा है इस संहिता के उपबंध। तो पहला क्लॉज कहता है भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा। तो भारत से बाहर कोई, अगर भारत से बाहर कोई स्थान है, वहाँ पे अगर भारत का कोई नागरिक है, उसने कोई अपराध किया है, तो पहले पॉइंट में बता दिया कि भारत से बाहर, पर वो भारत का नागरिक है, अगर उसने कोई अपराध किया है। सेकंड पॉइंट बताता है
भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत का, मतलब भारत में जिस कोई पोत है या विमान है उसका क्या है, रजिस्टर है भारत में। विमान पर चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को लागू है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर कोई भारत का नागरिक है, भारत के बाहर कोई अपराध करता है तो वो व्यक्ति, पहला बता दिया। सेकंड बताता है अगर कोई ऐसा पोत या विमान है जो भारत में रजिस्टर्ड है पर वो कहीं बाहर भी है तब। फिर आगे बताता है भारत में अवस्थित कंप्यूटर साधनों को लक्ष्य बनाकर भारत के बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध। तो ये कह रहा है कि अगर कोई कंप्यूटर को साधन बना के कोई अपराध करता है तो उसकी भी सजा यही इस सेक्शन आईपीसी द्वारा दी जाएगी। तो कौन सा सेक्शन बताता है कि ऐसे लोगों को ऐसे अगर कृत्य कोई करता है तो उसे सजा दी जाएगी। तो ये थर्ड बताता है, सेक्शन थर्ड कहता है। तो सेक्शन फोर्थ कहता है, सॉरी। हाँ, एक बार दोबारा देखते हैं। सेक्शन 4 कहता है कि सेक्शन 4 कहता है राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। तो कहता है इस संहिता के उपबंध, तो इसमें 3 फैक्ट दे रखे हैं। तो पहला फैक्ट कहता है कोई भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर। तो ये कह रहा है कि कोई भारत से बाहर कोई स्थान है, अगर भारत का नागरिक कोई अपराध करता है वहां पर तब। और सेकंड पॉइंट में कहता है अगर भारत में कोई रजिस्टर्ड कोई पोत या विमान है पर वो कहीं बाहर भी है, अगर वहां पे कोई अपराध किया है तब। फिर थर्ड कहता है कि अगर कोई कंप्यूटर साधन है उन्हें अगर लक्ष्य बना के कोई अपराध किया गया है तब, तो उनकी सजा आईपीसी में दी जाएगी। तो ऐसा माना जाएगा जैसे उन्हें भारत के अंदर ही अपराध किया है और उन्हें अपराधों की सजा दी जाएगी। तो ये कौन सा सेक्शन बताता है, ये सेक्शन 4 बताता है। अब आगे, हाँ, अब ये अपराध के बारे में बताता है डेफिनेशन में। तो अपराध क्या है, तो कहता है अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा हर कार्य जो यदि भारत में किया जाता तो इस संहिता के अंतर्गत दंडनीय होता। तो क्या है, अपराध है। कंप्यूटर साधन के बारे में बता रहा है। तो कह रहा है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड टा में संबंधित कोई बात है, अगर उसमें लिखी हुई कोई बात है तो वो क्या है, कंप्यूटर साधन है। अब आ जाते हैं सेक्शन 5। ये सेक्शन 5 ये बताता है कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। तो ये एक सेक्शन कहता है, ये एक तरह की सेविंग है। तो ये कहता है कुछ अधिनियम ऐसे हैं जिन पर आईपीसी प्रभाव नहीं डालेगी। तो इसमें अंदर पढ़ते हैं। ये कहता है इस अधिनियम में कि कोई बात भारत सरकार की सेवा के ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक। ये कहता है इस अधिनियम की कोई बात अगर कोई ऑफिसर हैं जो नौसेना, वायुसेना या आर्मी के हैं, ठीक है, द्वारा विद्रोह अभितेजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम उपबंधों पर किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो इसने ये कहा इस सेक्शन ने कि अगर कोई आर्मी वाले हैं, नेवी वाले हैं और जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स वाले जो हैं ऑफिसर हैं, तो उन्हें क्या, उनके लिए तो अलग उनका एक्ट होता है जिसमें उन्हें सजा वगैरह दी जाती है जिससे वो, ठीक है, तो जिससे उन्हें उनसे गाइडेंस मिलती है। तो अगर उनको वहाँ से सजा मिलती है तो फिर वो उन पर प्रभाव नहीं डालेगी। और सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि अगर कोई विशेष विधि है या स्थानीय विधि है बनाई गई है, जैसे कोई विशेष विधि बना दी गई है, स्थानीय विधि बना दी गई है, तो फिर उस पर ये प्रभाव नहीं डालेगी आईपीसी। तो ये सेक्शन 5 कहता है। सेक्शन 5 सेविंग है। तो ये कहता है जो अगर, तो ये सेक्शन कहता है कि इस अधिनियम की कोई बात आर्मी के कोई ऑफिसर हैं और जो वायुसेना के ऑफिसर हैं और नौसेना के कोई ऑफिसर हैं और उनके लिए तो अलग ही विधि बनाई गई, उनकी अलग लॉ होता है। अगर उस लॉ में अगर वहाँ दंड दिया गया है तो फिर आईपीसी उस पर प्रभाव नहीं डालेगी। फिर इसमें सेकंड पॉइंट ये कह दिया है अगर कोई विशेष विधि है या स्थानीय विधि है और उसमें उस अपराध का दंड दिया गया है तो फिर वहाँ पर ये आईपीसी प्रभाव नहीं डालेगी। अब आ जाते हैं चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड कहता है साधारण स्पष्टीकरण। तो ये बताता है जनरल एक्सप्लेनेशन। अब इसे आगे देखते हैं चैप्टर सेकंड में। इसमें हम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे। तो अब हम आ जाते हैं 8 पर।
ये 8 इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। ये बताता है जेंडर के बारे में। तो ये कहता है पुल्लिंगवाचक शब्द जहाँ प्रयोग किया गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू होंगे, चाहे वो नर हो या नारी हो। तो ये कह रहा है अगर इस एक्ट में कोई पुल्लिंगवाचक शब्द दे रखा है, कह रखा है कि ये कृत्य अपराध है अगर कोई भी करता है, तो इसमें ये नहीं है कि नर कोई लेडीज कर रही है या जेंट्स कर रहा है। तो इसमें ये कह रहा है कि दोनों उसके अंतर्गत आएंगे, नर जो नर है वो भी आएगा, नारी है वो भी आएगा। तो क्या कह रहा है अगर कोई पुरुष है वो भी आएगा, कोई स्त्री है वो भी आ जाएगा। इस पुल्लिंगवाचक शब्द के अंतर्गत अगर कहीं लिखा है कि ये कोई अपराध किया है, उसके क्या उसकी ये सजा है, तो इसका ये मतलब मानेंगे इसके अंतर्गत कि अगर कोई भी करता है अपराध तो वो दोनों आएंगे, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। तो ये सेक्शन 8 कहता है। अब सेक्शन 9 बताता है वचन के बारे में, ये नंबर के बारे में बताता है। तो ये कहता है जब तक इस संदर्भ में प्रतिकूल प्रतीत न हो, एक वचन दयोत्तर शब्द के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन दयोत्तर शब्द के अंतर्गत एक वचन आता है। अब ये सेक्शन कहता है कि अगर आईपीसी में कहीं, जैसे कहीं आईपीसी में सजा दे रखी है कि अगर कोई ये अपराध, अगर कोई व्यक्ति ये अपराध करता है तो उसे ये वाला अपराध कहेंगे और ये वाली सजा देंगे। तो ये कह रहा है अगर वो पुल्लिंगवाचक, तो ये कह रहा है अगर वो एक वचन के अंतर्गत दोनों आएंगे, बहुवचन भी आएंगे। ऐसा नहीं अगर एक व्यक्ति ने किया है तो वही अपराध होगा, अगर वो बहुत सारे लोग इकट्ठे करके भी करते हैं तो वो दोनों पे ही लागू होगा, एक वचन पे भी और बहुवचन पे भी। एक व्यक्ति पर भी और बहुत सारे व्यक्ति है उन्होंने अपराध किया है तो उन पर भी। तो ये बताता है सेक्शन 9। अब आ जाते हैं 10 बताता है स्त्री पुरुष, मैन और वुमेन। तो ये कहता है पुरुष शब्द किसी भी आयु के नर, मानव नर का घोतक है और स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का। तो ये कह रहा है अगर इस आईपीसी के अंतर्गत कोई बताया गया है पुरुष और स्त्री के बारे में, तो वो पुरुष या स्त्री चाहे 5 साल का हो या न्यूबॉर्न बेबी हो या वो 60 साल का हो या कितनी भी साल का हो, तो वो सभी आएंगे। तो नर के अंतर्गत सभी पुरुष और नारी के अंतर्गत सभी नारी, चाहे वो किसी भी एज की हो, वो सारे आएंगे। ये बताता है सेक्शन 10। अब सेक्शन 11 बताता है पर्सन के बारे में। तो ये कहता है कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वो निगमित हो या नहीं हो, व्यक्ति के अंतर्गत आएंगे। तो व्यक्ति के पर्सन के अंतर्गत कौन कौन आएगा, तो उन्होंने बता दिया कंपनी हो, संगम हो या व्यक्ति द्वारा निकाय हो, चाहे वो निगमित हो या नहीं हो, तो वो भी किसके अंतर्गत आएंगे, व्यक्ति के अंतर्गत आएंगे। तो हम उन्हें देखते हैं, हम उन्हें कंपनियों पे केस कर देते हैं कंपनी के नाम से, तो किसके अंतर्गत आ रहे हैं, तो इसी से यही सेक्शन बताता है कि वो व्यक्ति के अंतर्गत आएंगे। अब आगे सेक्शन 12। सेक्शन 12 कहता है कि लोग क्या है, लोग पब्लिक। तो ये कहता है पब्लिक क्या है, तो ये कहता है लोग का कोई भी वर्ग या समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आएगा। तो कोई भी वर्ग हो या कोई समुदाय हो, वो किसके अंतर्गत आएगा, वो पब्लिक के अंतर्गत आएगा। अब आगे अब आ जाते हैं हम सेक्शन 14 पर। ये कहता है सरकार का सेवक कौन है। तो ये कहता है सरकार का सेवक शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या भारत के भीतर उस रूप में बने रहने के लिए नियुक्त किया गया है या नियोजित किया गया है किसी भी ऑफिसर या सेवक को हम भारत सरकार का सेवक मानेंगे। तो भारत सरकार का सेवक कौन है, तो ये कह रहा है कोई भी ऑफिसर जिसे नियुक्त किया गया है या नियोजित किए गए हैं, तो वो हम क्या मानेंगे, वो सरकार के सेवक है, ये माना जाएगा। उनको सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट माना जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं हम 17। ये बताता है सरकार क्या है। तो ये सरकार के बारे में कहता है, तो सरकार शब्द केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार। तो ये कहता है सरकार के अंतर्गत कौन आएगा, तो ये कहता है केंद्र सरकार भी आएगी, स्टेट गवर्नमेंट भी आएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी आएगी। अब आ जाते हैं सेक्शन 18। ये बताता है भारत। तो भारत में जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय, तो अब क्या हो गया 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर 2019 से ये हो गया है कि जम्मू कश्मीर सहित होल इंडिया है। इसमें भारत के अंतर्गत अब क्या है, होल इंडिया। तो भारत
अब ये बताएगा कि भारत में जम्मू कश्मीर सहित संपूर्ण भारतीय क्षेत्र है। अब आ जाते हैं न्यायाधीश। न्यायाधीश कौन कौन है? तो ये कहता है न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति या अधिवक्ता होता है जो पद रूप में न्यायाधीश विहित हो, किंतु उस हर व्यक्ति का, तो ये कहता है न्यायाधीश वही व्यक्ति नहीं होता जिसे न्यायाधीश बनाया गया है, हर वह व्यक्ति भी न्यायाधीश माना जाएगा जो आगे दे रखा है, जो किसी विधिक कार्रवाई में, अगर कोई विधिक कार्रवाई में सिविल हो या दांडिक हो, निर्णय अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकार द्वारा पुष्टि किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने की विधि द्वारा सशक्त किया गया है, अथवा जो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो जो, ये सेक्शन कहता है न्यायाधीश वाला। तो ये कहता है 19 के न्यायाधीश के अंतर्गत कौन कौन होता है? तो कहता है न्यायाधीश शब्द ना केवल हर ऐसे व्यक्ति का घोतक है जो जिसे न्यायाधीश का पद दिया गया है, वो अन्यथा वो लोग भी आते हैं इसमें पद के अंतर्गत जो विधि द्वारा कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो सिविल हो या दांडिक हो, और वो अंतिम निर्णय देने के लिए जो अपील द्वारा, जो अपील ना हो, अपील ना करने पर वो अंतिम हो जाए वो निर्णय, और वो निर्णय वो देने के लिए सक्षम है, तो वो न्यायाधीश के अंतर्गत आएंगे। तो ये सेक्शन क्या कह रहा है? ये सेक्शन कह रहा है कि अगर यही नहीं है कि न्यायाधीश कोई पद दे दिया गया है तभी वही व्यक्ति न्यायाधीश है, न्यायाधीश के अंतर्गत वो व्यक्ति भी आएंगे जो विधिक कोई कार्रवाई कर रहे हैं, सिविल या दांडिक अगर कोई निर्णय दे सकते हैं, उन्हें अधिकार मिला हुआ है कि आप निर्णय कर सकते हैं, और अपील ना करने पर वो निर्णय अंतिम हो जाए तो हम उन्हें न्यायाधीश के अंतर्गत मानेंगे। ऐसे जो ऑफिसर वगैरह हैं उन्हें हम न्यायाधीश मानेंगे। अब आ जाते आगे। अब सेक्शन 20 ये कह रहा है न्यायालय। अब ये सेक्शन बताता है न्यायालय क्या है। तो ये कह रहा है न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही क्या न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है, या न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकतः कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिक कार्य कर रहा हो। तो ये न्यायालय का सीधा सीधा मतलब ये है, अगर कोई न्यायाधीश आपने नियुक्त किया है और उसके बैठने के लिए वो कार्रवाई कहाँ करेगा, कोई स्थान बताया गया है, और वो स्थान क्या कहलाएगा? न्यायालय। के वहाँ न्याय मिलता है तो वो ये सेक्शन बताता है कि वो न्यायालय कहलाएगा जहाँ न्यायाधीश अपना कार्य करता है। अब आ जाते 21 ये वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और काफी बार पूछता भी है। 21 बताता पब्लिक सर्वेंट कौन है। ठीक है, था लोक सेवक शब्द उस व्यक्ति का घोतक है जो एथनिक पश्चात निम्नलिखित वर्णों में से किसी में भी आता हो। तो वो क्या है? वो पब्लिक सर्वेंट है। तो पहला बता दिया। हाँ, फिर बता रहा है कि भारत के कोई ऑफिसर हैं जो नौसेना, वायुसेना या आर्मी में है, तो वो क्या है? और हर आयुक्त तो वो क्या है? पब्लिक ऑफिसर हैं। फिर बता दे कोई न्यायाधीश वगैरह हैं तो वो भी क्या है? वो भी ऑफिसर हैं। और फिर बता दिया न्यायालय का हर ऑफिसर जो कमिश्नर है, कोई रिसीवर है, तो वो भी क्या है? वो भी पब्लिक सर्वेंट है। पांचवा बता दे किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता के लिए कोई जूरी है, जूरी सदस्य, असेसर है, पंचायत का सदस्य, ये क्या है? ये भी हम पब्लिक सर्वेंट मानेंगे। छठे में कह रहा है हर मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति जिसका किसी न्यायालय द्वारा या किसी अन्य सक्षम लोक प्राधिकार द्वारा कोई मामले का विनिश्चय किया जाना है या रिपोर्ट को निर्देशित किसी किया गया है, तो वो भी क्या है? वो भी पब्लिक सर्वेंट है। सातवां बता रहा है हर व्यक्ति जो किसी पद को धारण करता है जिसके आधार से वह किसी व्यक्ति को परिरोध कर सकता है, तो वो क्या है? तो वो भी पब्लिक सर्वेंट है। फिर आगे बता रहा है सरकार का हर ऑफिसर जिसका ऐसे ऑफिसर के नाते कर्तव्य हो, तो क्या है? वो भी ऑफिसर है। फिर ये काफी पॉइंट दे रखे हैं, इसमें लास्ट पॉइंट दे रखा है हर व्यक्ति जो सरकार की सेवा कर रहा है और वेतन हो, जिसे वेतन मिल रहा है और कोई लोक कर्तव्य हो, तो वो भी क्या है? वो भी पब्लिक ऑफिसर माना जाएगा, पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। हाँ, तो पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत क्या है कि सरकार द्वारा कोई नियुक्त किया गया हो और सरकार से वो वेतन ले रहा हो और उसे कोई कर्तव्य दिया गया हो और जिसका वो कर्तव्य के लिए परिश्रम पाता हो, तो क्या है? वो पब्लिक सर्वेंट है।
अब आ जाते हैं 22 कहता है जंगम संपत्ति। ये बताता है मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। ये कहता है जंगम संपत्ति शब्द से यह आशय है कि इनके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है, किंतु भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हों या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हों इनके अंतर्गत नहीं आती। तो सीधी सीधी बात ये है कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसके अंदर कौन सी आएगी चीजें, वो प्रॉपर्टी आएगी जो मूव हो सके। जो मूव हो सकेगी वो कौन कहाँ आएगी, वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगी। तो इसमें यही कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। पर इसके अंतर्गत जो भूमि से जकड़ी हुई चीजें हैं, जो भूमि में स्थायी रूप से लगी हुई चीजें हैं, वो नहीं आएंगी, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगी, वो मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएंगी। तो यही सेक्शन कह रहा है 22। अब आ जाते हैं 23 पर। 23 कह रहा है सदोष अविलाभ और सदोष हानि क्या है। तो इसमें बताता है सदोष अविलाभ विधिवृद्ध साधनों द्वारा, कोई व्यक्ति है जिसने विधिवृद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अविलाभ है जिसका वैध रूप से हकदार अविलाभ प्राप्त करने वाला नहीं है। तो ये कह रहा है कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका विधिवृद्ध जिसने कब्जा कर लिया है वो उसका लाभ ले रहा है उस प्रॉपर्टी से, तो वो क्या है, सदोष अभिलाभ है। और जो व्यक्ति हानि झेल रहा है, जो ऑनर है पर उससे लाभ नहीं मिल रहा, तो वो क्या है, वो सदोष हानि है। तो ये नीचे बताता है सदोष हानि विधिवृद्ध साधनों हारा ऐसी संपत्ति की हानि है जिसके वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति हो। तो ये क्या कह रहा है कि जो व्यक्ति हानि उठा रहा है उसकी प्रॉपर्टी है, फिर भी प्रॉपर्टी कोई और ले रहा है और वो हानि उठा रहा है, तो वो क्या है, सदोष हानि है। तो ये अंतर है सदोष लाभ में और सदोष हानि में। आगे देखते हैं 24 बताता है बेईमानी से। तो बेईमानी से क्या है, तो ये कहता है जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष लाभ हो कार्य करे और अन्य व्यक्ति को सदोष हानि हो। अगर कोई व्यक्ति ये सोच के कार्य कर रहा है कि एक व्यक्ति को तो सदोष लाभ हो जाए और जो सेकंड पर्सन है उसे सदोष हानि हो जाए, तो वो क्या माना जाएगा, वो ऐसा कृत्य बेईमानी माना जाएगा। अब आ जाते 25 बताता कपट के बारे में। ये बताता है कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्ण करता है तो यह कहा जाए कि यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है तो वो कपट माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति है, कपट के अंतर्गत ये है अगर कोई व्यक्ति सोच के ही कर रहा है कि मैं ये कपट करना चाहता हूँ, उसका इंटेंशन है, तो फिर हम उसको कपट मानेंगे। तो मानेंगे ये कृत्य कपटपूर्ण किया गया है। अब आ जाते हैं 26 ज़्यादा पूछता नहीं है। अब आ जाते हैं 27 कहता है पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। तो ये कह रहा है कि अगर किसी की पत्नी या कोई लिपिक है उसे या कोई सेवक है उसके कब्जे में कोई प्रॉपर्टी है, फिर तो ये कह रहा है जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के निगमित उस व्यक्ति की पत्नी लिपिक सेवक के कब्जे में है तब वह इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में मानी जाएगी। तो ये कह रहा है अगर कोई व्यक्ति है उसके पत्नी के कब्जे में कोई प्रॉपर्टी है या उसका कोई लिपिक है उसके कब्जे में प्रॉपर्टी है या उसका कोई सेवक है उसके कब्जे में प्रॉपर्टी है, तो ये माना जाएगा कि ये प्रॉपर्टी उसी व्यक्ति के कब्जे में है। तो ये बताता है 27 क्या बताता है, तो ये बताता है अगर किसी की पत्नी के कब्जे में कोई प्रॉपर्टी है, लिपिक के कब्जे में कोई प्रॉपर्टी है, सेवक के कब्जे में प्रॉपर्टी है, तो ये मानेंगे कि उसी जो ऑनर है उसी के कब्जे में वो प्रॉपर्टी है। अब आ जाते आगे। अब ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ये काफी बार पूछा गया है। ये बताता है कूटकरण क्या है। अब देखते हैं जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश इस आशय से करता है कि वे इस सदृश से प्रवंचना करे या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि तदव द्वारा प्रवंचना की जाए कि वह कूटकरण करता है, यह कहा जाएगा। ये कह रहा है कि अगर कोई चीज है जिसके जो जैसी ही चीज है वैसे ही दूसरी बना ले, जैसे देखा है हम कोई चीज एक है और वैसी ही दूसरा सदृश वैसी ही चीज बना ले और ये लगे कि ये असली है और उसे यूज करे, तो हम उसे मानेंगे कि उसने कूटकरण किया है। अब इसमें स्पष्टीकरण दे रखे हैं, देख लेते हैं। कूटकरण के लिए यह आशय नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही बने। सेकंड कह रहा है
जबकि कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश कर दे और सदृश ऐसा है कि तद द्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो जाती है, तो जब तक कि तत्प्रकृत साबित न किया जाए साधारण उपधारणा यह उपधारणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के इस प्रकार सदृश बनाता है उसका आशय उस सदृश द्वारा प्रवंचना करने का था या यह संभावित जानता था, अतएव प्रवंचना की जाएगी। तो ये सेक्शन कहता है कूटकरण क्या है, तो ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसने कोई ओरिजिनल चीज है उसी जैसी कोई दूसरी चीज बना ली है, जिससे दूसरे जो थर्ड पर्सन है, जो और पर्सन है, सेकंड पर्सन, उन्हें ये लगे कि ये सही है या ओरिजिनल है, तो अगर कोई ऐसी चीज बनाता है तो हम इसे क्या कहेंगे, उसे कूटकरण किया है ये माना जाएगा। जैसे देखा होगा कोई नोट, नकली नोट निकलते हैं 500 के, तो वो क्या है, वो भी कूटकरण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ओरिजिनल जैसा बनाते हैं और लोग पर्सन है जो सेकंड पर्सन है और है, तो उसे क्या समझते हैं, वो समझते हैं कि ओरिजिनल है, फिर उसे यूज करने ले जाते हैं तो पता चलता है कि नकली है, तो वो क्या है, वो कूटकरण के अंतर्गत आएगा। अब आ जाते हम डॉक्यूमेंट। तो ये 29 कहता है कि दस्तावेज, तो ये कह रहा है दस्तावेज शब्द किसी भी विषय का घोतक या जिसकी किसी पदार्थ या अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें एक से अधिक साधनों द्वारा अव्यक्त या वर्णित किया गया हो, जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने का आशय तो उपयोग में किया जा सकेगा। ये कह रहा है क्या है डॉक्यूमेंट के अंतर्गत, तो ये कह रहा है दस्तावेज शब्द किसी विषय का घोतक है जिसका किसी पदार्थ पर, कोई पदार्थ है उस पर अक्षरों से या अंकों से कोई चिन्ह बनाया जाए, जिससे कुछ गाइडेंस मिल रही हो, अक्षर बना के या चिन्ह बना के। तो ये कह रहा है अगर ऐसे कोई कुछ किया गया है तो हम उसे डॉक्यूमेंट के अंतर्गत मानेंगे। अब इसमें स्पष्टीकरण दे रखे हैं, स्पष्टीकरण देख लेंगे। इसमें पहला कहता है यह तत्वीन है कि उस साधन द्वारा या किसी पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं या कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आश्रित है या नहीं, इसमें उपयोग किया जा सकता है अथवा नहीं। तो ये कह रहा है सीधा सीधा ये डॉक्यूमेंट के बारे में बताता है, और डॉक्यूमेंट के बारे में ये है कि अगर किसी पदार्थ पर कोई अक्षर से कुछ लिखा गया है, कोई अंक बनाए गए हैं या कोई चिन्ह बनाए गए हैं, तो हम क्या मानेंगे, तो हम उन्हें डॉक्यूमेंट के अंतर्गत मानेंगे। और न्यायालय अगर उसने ले सकता है, न्यायालय को अगर एविडेंस उन्हें एक्सेप्ट कर सकता है, तो हम क्या मानेंगे, वो डॉक्यूमेंट मानेंगे। ये हो गए डॉक्यूमेंट। अब चलते हैं आगे। अब ये 29 बताता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में। तो ये इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के अंतर्गत क्या आएंगे, तो ये कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड नाम में जो चीजें दी गई हैं वो क्या मानेंगे, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख मानेंगे। अब आ जाते हैं मूल्यवान प्रतिभूति। अब ये कह रहा है कि मूल्यवान प्रतिभूति क्या है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है। मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज के घोतक है जो ऐसा दस्तावेज है या होने तात्पर्य है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार या तो सृजित हो रहा है या विस्तृत हो रहा है, आंतरित हो रहा है, निर्बंधित हो रहा है, निर्वासित किया जाए, छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अस्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है। तो ये कह रहा मूल्यवान प्रतिभूति का है, तो ये कह रहा मूल्यवान प्रतिभूति वह दस्तावेज है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित हो रहा है या विस्तृत हो रहा है, आंतरित हो रहा है, निर्बंधित हो रहा है या निर्वासित हो रहा है, या कोई अधिकार अपना छोड़ रहा है, या जिसके द्वारा कोई अस्वीकृति हो रही है या विधिक दायित्व कोई है, तो वो क्या माना जाएगा, उसके अंतर्गत बताया गया, तो वो ऐसा डॉक्यूमेंट मूल्य प्रतिभूति माना जाएगा। ये कह रहा है सेक्शन। अब आगे चलते हैं। 31 क्या कह रहा है, 31 बता रहा है बिल के बारे में। 31 बता रहा है बिल के बारे में। तो ये कह रहा है बिल शब्द किसी भी वसीयत दस्तावेज का घोतक है। तो बिल के अंतर्गत क्या होगा, कोई वसीयत वगैरह है वो बिल के अंतर्गत आएगी। अब आ जाते हैं 32। ये तो ज्यादा नहीं पूछता। अब 33 पूछता है। 33 कहता है लोक कार्य या लोक। हाँ, तो ये कहता है 33 या तो कार्य के बारे में या
ये कार्य और लोप दोनों के बारे में बताता है। तो ये कार्य शब्द कार्रवाई के या द्योतर उसी प्रकार है जिस प्रकार एक कार्य का लोप शब्द लोपावली या द्वेतर उसी प्रकार है जिस प्रकार एक लोप। तो ये कह रहा है अगर कार्य के अंतर्गत जैसे कार्य करते हैं तो कार्यावली के अंतर्गत आएगा। और अगर हम कार्य करते हुए उसमें क्या कहते हैं बीच में लोप कर देते तो वो किसके अंतर्गत आएगा, तो वो लोपावली के अंतर्गत आएगा। कोई कार्य करने को दिया था और हमने को कार्य नहीं किया तो हमने क्या कर दिया, लोप कर दिया, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो लोपावली के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगर हम कार्य कोई दिया गया और अगर हम वो कार्य कर रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो कार्यावली के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये कहते हैं जैसे कोई कार्य दिया गया अगर हम उसमें लोप कर देते हैं, वो कार्य दिया गया उसमें बीच में हम कुछ चीज छोड़ देते हैं तो हमने क्या कर दिया, लोप कर दिया। तो वही बता रहा है ये। अब ये सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, ये बताता है 34 कह रहा है सेक्शन, सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य। अब कोई सामान्य इंटेंशन है, अगर कोई इंटेंशन है किसी व्यक्ति के, उनमें क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति हैं जो सामान्य इंटेंशन है उनकी और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो वो सेक्शन बताता है 34। कोई व्यक्ति हैं जो इनकी इंटेंशन है कोई और उस इंटेंशन को आगे बढ़ाने के लिए कई व्यक्तियों द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है। कह रहा है जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य उसने अकेले ने किया हो। अब कह रहा है कोई किसी की सामान्य इंटेंशन है और उस इंटेंशन को आगे बढ़ाने के लिए कई व्यक्ति उसमें सम्मिलित हो गए हैं। अब वो क्या है, आपराधिक कोई कार्य है उसे करने के लिए सम्मिलित हुए हैं, तो फिर उसे वैसे ही हर व्यक्ति वैसे ही माना जाएगा, हर व्यक्ति उतने ही अपराध का भागी होगा जैसे एक व्यक्ति है, वैसे ही सारे व्यक्ति होंगे। तो ये माना जाएगा कि इन सब ने मिलकर किया तो दंड सबको दिया जाएगा। और ऐसे माने जाएंगे अगर वो अकेले करता तो उसे एक दंड मिलता, और वैसे ही वो ग्रुप में करेगा तो उसे पूरे ग्रुप को वैसे ही दंड मिलेगा, उस हर व्यक्ति को मिलेगा जो ग्रुप में है वैसे ही। तो ये बताता है 34। अब आ जाते हैं 39 के अंतर्गत। 39 बताता है स्वेच्छा के अंतर्गत। स्वेच्छा क्या है, अब ये बताता है कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है, यह तब कहा जाता है जब वह उसे साधनों के द्वारा कारित करता है जिसके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था, या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम करने में लाते समय वह जानता था यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उनका उस कारित होना संभाव्य है। स्वेच्छा के अंतर्गत क्या है, तो कह रहा है कोई व्यक्ति अगर कोई कार्य कर रहा है और उसे पता है कि वो उसका इंटेंशन भी पता है और किस साधनों के द्वारा कर रहा है ये भी पता है, और वह ये जानता भी है कि वो क्या कर रहा है, और ये विश्वास करने का कारण भी है कि इसका परिणाम क्या होगा, तो वो क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा कि वो स्वेच्छा से कार्य कर रहा है, अपनी मर्जी से कार्य कर रहा है। अब आ जाते हैं अपराध क्या है, तो ये बताता है सेक्शन 40 अपराध क्या है। तो इसमें ये बताए गए कि ये सेक्शन आते हैं, उनके अंतर्गत अगर कोई कार्य करता है तो हम उसे अपराध के अंतर्गत मानेंगे। अब आ जाते हैं 41 कहता है विशेष विधि। ये कह रहा है विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय पर लागू हो। तो ये कह रहा है अगर कोई स्पेशल लॉ वो है कोई स्पेशल केसों पर लागू होता है तो हम उसे क्या मानेंगे, उसे विशेष विधि मानेंगे। जैसे कि मान लेते हैं पास्को एक्ट है तो वो पास्को वाले केसों पर लगता है तो क्या है, वो विशेष विधि है। बहुत सारे विशेष विधि हैं, स्पेशल लॉ हैं, बहुत सारे स्पेशल लॉ हैं। जैसे NI एक्ट है वो क्या है, स्पेशल एक्ट है, तो वो क्या है चेक वाले मैटर हैं उस पर लागू होता है, तो वो क्या है, स्पेशल विधि है वो। अब आ जाते हैं 42 कहता है स्थानीय विधि। तो कह रहा है कोई भारत के कोई स्थानीय क्षेत्र दे रखा है उसी पे वो लॉ लगता है, तो हम उसे क्या मानेंगे, वो हम मानेंगे स्थानीय विधि है। स्थानीय विधि है तो वो लोकल लॉ मानेंगे। जैसे कि देखा होगा छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू एक्ट, तो क्या है, लोकल विधि है। वैसे MP रेवेन्यू एक्ट, वैसे राजस्थान रेवेन्यू एक्ट, वैसे UP रेवेन्यू एक्ट, तो ये क्या है, अलग अलग भागों के अलग अलग लॉ हैं, तो ये हम क्या मानेंगे, ये स्थानीय लॉ हैं, तो हम इन्हें मानेंगे ये लोकल लॉ है। अब आ जाते आगे
अब ये कह रहा है अवैध के बारे में बता रहा है 43। अवैध करने के लिए वैध रूप से आवध, तो ये कह रहा है अगर कोई आप वैध कार्य कर रहे हो या अवैध कार्य कर रहे हो पर वो अवैध हो तो हम उसे क्या माना जाएंगे, जो विधि द्वारा रोका गया हो तो हम उन्हें मानेंगे कि वो अवैध कार्य है। कह रहा है अवैध शब्द उस हर बात को लागू होता है जो अपराध हो या जो विधि द्वारा प्रसिद्ध किया गया हो, या तो अपराध हो या विधि ने रोका हो, या तो वो सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करता हो, और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसने लोप करना उसके लिए अवैध था। तो क्या मानेंगे, तो ये कह रहा है अगर कोई विधि ने रोका है, वो अपराध बताया गया और वो कार्य आप कर रहे हैं तो हम क्या मानेंगे, उसे हम मानेंगे उन्हें अवैध कार्य किया है। अब वो रोका गया है और फिर भी आप कार्य कर रहे हैं तो क्या माने जाएंगे, इलीगल कार्य किया है, विधि द्वारा रोका गया है फिर भी किया है तो। अब आ जाते हैं 44 बताता है इंजरी के बारे में। तो ये कहता है इंजरी शब्द किसी प्रकार की उपहानि उपद्रवता जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध कार्य से कारित हुई हो। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्षति शब्द के अंतर्गत क्या आता है, तो कहता है कोई व्यक्ति है जिसके शरीर को, मन को, ख्याति को, संपत्ति को और कोई अवैध कार्य करके कोई क्षति मिलती है तो हम क्या मानेंगे कि उसे क्षति हुई है। ठीक है, कोई उपहानि होती है तो हम क्या मानेंगे कि उसे क्षति हुई है। अब ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति को शरीर, मन या ख्याति या संपत्ति को और कोई अवैध कार्य करके उसको उपहानि करता है तो हम क्या मानेंगे कि उसे क्षति हुई है। अगर कोई उपहानि हुई है तो हम मानेंगे उसे क्षति हुई है। अब 45 बताता है जीवन के बारे में। ये कह रहा है जब तक कि संदर्भ में तत्कुल प्रतीत न हो। जीवन शब्द मानव के जीवन का द्योतक है। तो ये कह रहा है अगर जीवन शब्द के अंतर्गत मानव जीवन का द्योतक है। मृत्यु शब्द इसमें बता दिए मृत्यु, इसमें कह रहा है जब तक कि संदर्भ में तत्प्रतीत ना हो। मृत्यु शब्द मानव मृत्यु का द्योतक है। तो ये इसमें पहले ऊपर में बता दिया मानव जीवन के लिए जीवन बता दिया। 46 में बता दिया अगर मानव की मृत्यु हो गई है तो उसे मृत्यु के अंतर्गत बता देंगे। अब आ जाता है जीव जंतु। ये 47 जीव जंतु के लिए बताया था और जो दो ऊपर बताए थे 45 46 वो मानव के लिए बताए थे। अब जीव जंतु बता रहा है जीव जंतु के अंतर्गत कौन आएगा, तो जो मानव से भिन्न जो जीव हैं तो वो जीव जंतु के अंतर्गत आएंगे। अब बताता है 48 बताता है जलयान के बारे में। तो जलयान के अंतर्गत क्या आएगा, तो ये कह रहा है जलयान शब्द किसी चीज का द्योतक है जो मानव के या संपत्ति के जल द्वारा प्रहर के लिए बनाई गई। तो ये कह रहा है अगर कोई जलयान क्या है, जो मानव द्वारा जल का जो जल में जाने आने के लिए कोई बनाई गई है, कोई भी चीज बनाएगी तो हम क्या मानेंगे, उसे जलयान मानेंगे। जैसे कि नाव है, शिप वगैरह है, या छोटे कोई नाव वगैरह बना लेते हैं जो पानी में यूज किए जाते हैं इधर उधर जाने के लिए या सामान ले जाने के लिए, तो हम क्या मानेंगे, उसे उन्हें जलयान मानेंगे। अब आ रहा 49 कहता है वर्ष, मास, ईयर और मंथ। तो ईयर मंथ के अंतर्गत क्या आएगा, तो ये कह रहा है जहाँ किसी वर्ष शब्द या मास शब्द का प्रयोग किया गया वहाँ यह समझा जाता है कि वर्ष या मास की गणना ब्रिटिश कैलेंडर। तो ये कह रहा है जो ब्रिटिश कैलेंडर में मास या ईयर बताया गया, मंथ या ईयर बताया गया, तो हम वही मंथ और ईयर मानेंगे जो ब्रिटिश कैलेंडर में बनाया गया है, बताया गया है। आगे अब बताता है ये धारा, सेक्शन क्या है, ये कहता है सेक्शन धारा शब्द इस संहिता के अधीन अध्याय के उन भागों में से किसी एक का द्वेतर है जो सिरे पर लगे संख्याओं द्वारा सुभिन्न किए जाते हैं। तो ये धाराओं के बारे में बता, तो ये कह रहा है कि इस जो ये संहिता है उसके अध्याय हैं उनमें जो हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं और उस पर लिखा गया है धारा नंबर 1, धारा 2, धारा 3, तो वो क्या है, वो धारा के अंतर्गत आएगा। तो वही ये धारा बता रहा है कि धारा क्या है कि जो ये एक्ट है इसमें जो अध्याय हैं उसमें जो दे रखे हैं और जो पॉइंट दे रखे हैं उन पॉइंटों के आगे लिखा रखा है धारा लिख रखा है, फिर आगे डिटेल दे रखा है, तो वो जो लिख रखा है वो धारा है, ये कह रहा है सेक्शन। अब आ जाते हैं सेक्शन 51 बताता है ऊत के बारे में। ऊत क्या है, शपथ। तो कह रहा है शपथ के लिए वेद द्वारा प्रतिष्ठापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा। तो ये कह रहा है अगर कोई सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा करता है या कोई ऐसी घोषणा करता है जिसका किसी लोक अफसर के सक्षम किया जाना या न्यायालय में अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना वेद द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत हो, वो शपथ के अंतर्गत आएगा। तो ये कह रहा है अगर कोई व्यक्ति है
वो सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा करता है या घोषणा करता है किसी पब्लिक ऑफिसर के सामने, लोक सेवक के सामने, कोई या न्यायालय के सामने करता है, सबूत के प्रयोजन के लिए करता है और विधि द्वारा उसे कहा भी गया है कि आप ओथ लें, तो वो क्या माना जाएगा, वो ओथ माना जाएगा। जैसे विधि में बताया गया कि ऐसे ऐसे करें, तो क्या माना जाएगा, ओथ माना जाएगा। जैसे कहते हैं कि मैं जो भी कहूँगा, गीता पे हाथ रख कर, पहले आता था मूवियों में, गीता पे हाथ रख के मैं जो भी कहूँगा वो सच सच कहूँगा, तो वो क्या था, वो ओथ था। अब आ जाते हैं 52 कह रहा है सद्भावना पूर्वक। सद्भावना पूर्वक क्या है, गुड फेथ के बारे में बता रहा है। तो ये कह रहा है कोई बात सद्भावना पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सामयिक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई हो या विश्वास से की गई हो। तो ये निगेटिव में दे रखी है, तो हम इसे पॉजिटिव करके पढ़ेंगे। तो ये कह रहा है कोई बात जो, ये कह रहा है कोई बात विश्वास, हाँ, कोई बात सद्भावना पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती है जो सामयिक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई हो। तो ये कह रहा कोई बात जो सामयिक सतर्कता और ध्यान से की गई हो तो हम उसे क्या मानेंगे, सद्भावना पूर्वक की गई है ये मानेंगे। इसमें नेगेटिव डेफिनेशन दे रखी थी, हम पॉजिटिव करके देख लेंगे। तो कौन सी सद्भावना पूर्वक मानेंगे, जो किसी व्यक्ति ने कोई कृत्य किया है तो वो सामयिक सतर्कता और ध्यान से किया है तो हम उसे क्या मानेंगे, ये विश्वास करेंगे कि उसने सद्भावना पूर्वक किया है। अब आ जाता है 42 का ए, ये बताता है संश्रय के बारे में। संश्रय क्या है, तो कह रहा धारा 157 में मैं के सिवाय और धारा 130 में वहाँ के सिवाय जहाँ की संश्रय संश्रित व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा दिया गया हो। संश्रय शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद, प्रबल के साधन देना या किन्हीं साधनों से, चाहे वे उसी प्रकार के हों या नहीं, जिस प्रकार के इस धारा में परिगणित हैं, इस व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना आता है। तो ये कह रहा है संश्रय के अंतर्गत का क्या आता है, तो पहले ऊपर ये कह दिया है तो तो ये कह रहा 157 में या 130 में, और कोई संश्रय पत्नी करती है या पति करता है तो वो अपराध नहीं है, पहले ये कह दिया। अब बता दिया संश्रय के अंतर्गत क्या आता है, तो ये कह रहा है कोई व्यक्ति है और वो क्या कर रहा है, आश्रय दे रहा है किसी को, चाहे वो पेय पदार्थ देकर, धन देकर, वस्त्र देकर, आयुध देकर, गोला बारूद देकर, किसी कोई भी साधन दे रहा है और किसी व्यक्ति को, तो वो क्या माना जाए कि वो संश्रय कर रहा है। ठीक है, जैसे देखा था पहले, दिखाया जाता था कि कोई अपराधी है, उसे क्या, उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसे घर में रख रहे हैं, खाना दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं या किसी प्रकार से आने जाने में सहायता कर रहे हैं, तो क्या माना जाएगा, संश्रय माना जाएगा। पर ये सेक्शन ये कहता है अगर पति या पत्नी एक दूसरे के लिए अगर ऐसा करते हैं तो उसे संश्रय के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। आज हमने सेकंड चैप्टर तक कर लिया। थैंक यू दोस्तों, आगे का हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।